स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे कंपनियों के वित्तीय विवरणों के बारे में कि कंपनी के वित्तीय विवरण कौन से होते हैं। तो मुख्य रूप से कंपनी के वित्तीय विवरण तो दो ही मूल रूप से माने जाते हैं। एक होता है चिट्ठा, बैलेंस शीट, और एक होता है लाभ हानि का विवरण, प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट, या हम कह सकते हैं इनकम स्टेटमेंट। तो कंपनी अधिनियम 1913 जो नया अधिनियम आया था, उसकी धारा 129 के अनुसार हमें कंपनियों का चिट्ठा और लाभ हानि विवरण हमको तैयार करना पड़ता है, जिसको कंपनी के संचालक अंशधारियों की वार्षिक साधारण सभा में अंशधारियों की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करते हैं। अब ये जो अनुसूची 3 है कंपनी अधिनियम है, उसके अनुसार हमें ये वित्तीय विवरण तैयार करने पड़ते हैं। इन वित्तीय विवरणों के अंतर्गत कंपनी अधिनियम 13 की जो अनुसूची 3 है, उसके भाग 1 और 2 के अनुसार ये वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं। 1 अप्रैल 2014 से प्रारंभ होने वाली जो अवधि है, उसके लिए जितने भी वित्तीय विवरण बनाए जाएंगे जिस कंपनी के द्वारा बनाए, वो सभी वित्तीय विवरण इसके आधार पर ही बनेंगे। कंपनी अधिनियम 2013 के आधार पर ही उनको हमको बनाना पड़ेगा। अब इसमें एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो वित्तीय वर्ष 14-15 है, 2014-15 का जो वित्तीय वर्ष है, उसके लिए जो भी वित्तीय विवरण वो वर्ष और उसके बाद के वित्तीय वर्ष जो भी वित्तीय विवरण बनेंगे, वो कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के अनुसार भाग 1-2 के अनुसार हमको तैयार करने पड़ेंगे। अब इसके अंतर्गत अनुसूची 3 के अनुसार जो चिट्ठा बनाया जाता है, बैलेंस शीट जो बनाई जाती है, वो वर्टिकल फॉर्म में भी बनाई जाती है और एक दूसरे तरह से, जिसमें ऊपर इक्विटी और लायबिलिटीज़ दिखाते हैं और फिर नीचे असेट्स उसके अंतर्गत दिखाई जाती हैं। तो वर्टिकल रूप में रिपोर्ट के फॉर्म में इसको जो है वो बनाया जाता है। पहले हम जो बैलेंस शीट बनाते थे वो खाते के रूप में बनाते थे। बाईं तरफ अपन लायबिलिटीज़ दिखाते थे और दाहिनी तरफ अपन असेट्स, संपत्तियों को दिखाया करते थे। उनके अलग अलग हेडिंग्स होते थे जिनमें हम बांटते थे। अब इसको थोड़ा और ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बना दिया। यूज़र फ्रेंडली इस सेंस में कि जो भी कंपनी के हित रखने वाले पक्षकार हैं, उनको अधिक से अधिक सूचनाएं प्राप्त हों और उनको वो फिगर्स जल्दी से जल्दी समझ में आ जाएं। इस तरह से बनाने के लिए इसको रिपोर्ट के फॉर्म में जो है इनको तैयार किया जाता है। इसी प्रकार जो लाभ हानि खाता है, वो भी वर्टिकल रूप में तैयार किया जाता है। पहले उसको भी अपन हॉरिजेंटल रूप में बनाते थे, डेबिट और क्रेडिट दोनों तरफ दिखाते थे। क्रेडिट में इनकम दिखाते थे और डेबिट में एक्सपेंसेज अपन दिखाते थे। लेकिन इसको भी वर्टिकल रूप में हम तैयार करते हैं, जिसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अपन कहा जाता है। पहले होता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अब वो अकाउंट की जगह हो गया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसलिए इसको वर्टिकल फॉर्म में जो है वो बनाया जाता है। इसके बाद में जो चिट्ठे और लाभ हानि खाता है, जो हम चिट्ठा और लाभ हानि का विवरण हम जो बनाते हैं, उसमें कई सारी अनुसूचियों को दिखाया जाता है। जैसा आपको पिछले वीडियो में बताया था कि नोट्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं, अनुसूचियाँ होती हैं, जिनमें प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट से संबंधित जो भी सूचनाएं अतिरिक्त होती हैं, उनमें कैसे कैलकुलेशन किया गया है, किस तरह से उनको हमने ज्ञात किया है, वो सारी चीज़ें हम इसके अंतर्गत जो है वो दिखाते हैं। तो उनको दिखाने के लिए वो सारी चीज़ें हम नोट्स ऑफ अकाउंट्स में और आपके अनुसूचियों के अंतर्गत हम उनको दिखाते हैं कि इनका कैलकुलेशन कैसे किया, कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी हमने अडॉप्ट की है, वो सारी सूचनाएं इसमें नोट्स ऑफ अकाउंट्स में और शेड्यूल्स के अंतर्गत हमको देनी पड़ती है। इसके उपरांत इसमें एक एक जो ये वित्तीय विवरण, जैसे 2 वित्तीय विवरण आपको बताए, एक चिट्ठा और एक लाभ हानि का विवरण। तो अब एक एक चीज़ को हम देखेंगे कि उसको किस प्रकार से, मोटी मोटी बातें उसमें कौन सी हैं जो हमको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले हम चिट्ठा हम जो है इसके अंतर्गत लेते हैं। तो चिट्ठे के अंतर्गत देखिए, इस चिट्ठे के अंतर्गत जो सूचनाएं दी जाती हैं, ये एक प्रकार से कंपनी का आर्थिक चिट्ठा होता है, जिसमें कंपनी की वित्तीय स्थिति की जानकारी दी जाती है। सारी कंपनी की संपत्तियां क्या है, कंपनी के दायित्व क्या है, कंपनी के फंड्स कहाँ से कंपनी के फंड्स आते हैं, कहाँ कंपनी इन फंड्स का उपयोग करती है। पहले जैसे एक अपन फंड्स फ्लो स्टेटमेंट बनाया करते थे, कोष प्रवाह विवरण, तो अब कोष प्रवाह विवरण को जो है वो बंद कर दिया गया है और उसकी जगह हम ये बैलेंस शीट जो है वो स्टेटमेंट रूप में, वर्टिकल रूप में हम इसको तैयार करते हैं। तो इसमें सारी संपत्तियों का, दायित्वों का, ओनर्स इक्विटी का, इन सब चीज़ों का अलग अलग इसमें विवरण जो है वो दिया जाता है। तो एक प्रकार से जो चिट्ठा है, ये हम कह सकते हैं किसी निश्चित तिथि पर एक व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का विवरण है, जिसमें इसकी संपत्तियां, दायित्व, पूंजी, संचय एवं अन्य खातों के शेषों को उनके पुस्तक मूल्य पर दर्शाया जाता है।
तो इसमें सबसे पहले ऊपर हम इक्विटी और लायबिलिटीज़ दिखाते हैं और उसके बाद उनका टोटल करने के बाद सेकंड पार्ट में हम इसमें असेट्स इसके अंदर जो है वो दिखाते हैं। तो इनको एक प्रकार से दायित्व और जो स्वामियों का स्वत्व है, समता है, वो तथा और संपत्तियों के विवरण को चिट्ठे के रूप में हम जानते हैं। एक प्रकार से इस बैलेंस शीट में हम क्या चीज़ देते हैं, ऑनर्स इक्विटी देते हैं, असेट्स देते हैं और लायबिलिटीज इसके अंदर हम जो है वो दिखाते हैं। तो इसलिए इनका इस रूप में इसको जो है वो जाना जाता है। ये किसी भी कंपनी का एक प्रकार से एक पर्टिकुलर डेट को हम कह सकते हैं 31 मार्च को जो है उसकी वित्तीय स्थिति का चित्रण जो है ये करता है। अब इसमें कौन कौन से कार्य महत्वपूर्ण हमको करने पड़ते हैं, तो इसमें मुख्यतया 3 महत्वपूर्ण कार्य जो है वो चिट्ठे के अंतर्गत किए जाते हैं। एक तो है संस्था की स्थिति की जांच, कि चिट्ठा जो है वो स्वामियों और अन्य व्यक्तियों को संस्था की स्थिति या संस्था की संपत्तियों और उनके विरुद्ध दावों की सूचना देता है और प्रबंधकीय नीतियों के आर्थिक परिणामों को दर्शाता है। कि संस्था की स्थिति, वित्तीय स्थिति क्या है, उसकी जानकारी चिट्ठे के माध्यम से मिलती है। तरलता स्थिति की जानकारी, चिट्ठा संस्था की तरलता की स्थिति स्पष्ट करता है कि कल को कंपनी के जो दायित्व हैं यदि उनको भुगतान करना पड़े तो भुगतान करने के लिए हमारे पास पर्याप्त कैश हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है, तो उसकी तरलता, लिक्विडिटी की स्थिति हमको पता चलती है। और लिक्विडिटी के लिए हम क्या करते हैं, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज़ का रेशो हम एक प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। और भी लिक्विड देखना हो तो हम लिक्विड रेशियो जो है वो ज्ञात करते हैं। लिक्विड असेट्स और करंट लायबिलिटीज़ का हम कंपेरिजन जो है वो करके हम ज्ञात करते हैं। फिर आता है शोधन क्षमता की जानकारी। शोधन क्षमता का मतलब जो कंपनी के जो दीर्घकालीन ऋण है, लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स है, डिबेंचर्स है, लॉन्ग टर्म लोन्स है, मॉर्गेज है, तो उनका भुगतान करने की क्षमता कंपनी की है या नहीं। कंपनी, हर कंपनी को अपना व्यापार बढ़ाने के लिए लोन लेना पड़ता है, ऋण लेना पड़ता है, चाहे वो डिबेंचर से ले, चाहे वो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से ले या किसी संस्था से ले। तो वो जो लोन लेती है उस लोन का उसको भुगतान करना पड़ता है और उसको ब्याज देना पड़ता है। तो ये ब्याज चुकाने की क्षमता कंपनी की है या नहीं है, कंपनी की कैपेसिटी कैसी है, वो पे कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो शोधन क्षमता का अनुमान भी हमको लगाना पड़ता है और वो कंपनी के कुल संपत्तियों का कुल दायित्वों से अनुपात, या जैसे डेट इक्विटी रेशियो है, सॉल्वेंसी रेशियो है, उनके माध्यम से हम इसकी गणना करते हैं। चिट्ठे का जो प्रारूप है वो प्रारूप क्या प्रारूप होगा, चिट्ठे का प्रारूप किस प्रकार का होगा, उसको भी हमको चिट्ठे का जो है अब वो प्रारूप कैसा हो, किस प्रकार से चिट्ठा जो है वो बनाया जाए। तो इसमें एक तो आता है नॉन कॉरपोरेट, जो गैर निगमीय संस्था है या एकाकी है या साझेदारी व्यवसाय है, उनके संबंध में चिट्ठे का कोई प्रारूप सामान्यतः नहीं होता, क्योंकि संपत्ति और दायित्वों को या तो तरलता के क्रम में लिखा जाता है या स्थायित्वता के क्रम में जो है वो लिखा जाता है। तो गैर निगमीय जो संस्थाएं हैं, नॉन कॉरपोरेट जो कंपनियां हैं, उनके संबंध में ये वित्तीय विवरणों की अनुसूची जो 3 है कंपनी अधिनियम की, वो उन पर लागू नहीं होती, क्योंकि ये कंपनियों पे ही लागू होती है जो कॉरपोरेट संस्थाएं होती हैं, निगमीय संस्थाएं होती हैं। तो निगमीय संस्थाओं को अर्थात कंपनी की दशा में प्रकाशित वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 13 की अनुसूची 3 के भाग 1 के अनुसार उदग्र रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसा अभी ऊपर आपको बताया, तो कंपनी अधिनियम 13 के भाग अनुसूची 3 के अनुसार इनको बनाया जाता है। अब कंपनी अधिनियम 3 के साथ चिट्ठे का प्रारूप कैसा हो, ये कंपनी अधिनियम में प्रारूप दिया। 1956 के अधिनियम में जो है कंपनी का के बैलेंस शीट का कोई प्रारूप दिया हुआ नहीं था, लेकिन अधिनियम ये जो 1913 में जो नया कंपनी अधिनियम बना है, इसकी अनुसूची 3 में इसका एक प्रोफार्मा दिया हुआ है। उस प्रोफार्मे के अनुसार ही जो है वो ये बैलेंस शीट हमको तैयार करनी पड़ती है। तो इसमें कैसे कैसे चीज़ें दी जाती हैं, जैसा अभी आपको ऊपर बताया था कि इसमें सबसे ऊपर तो हमें समता और दायित्व यानी इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ को दिखाया जाता है और उसके बाद में हम असेट्स को इसमें दर्शाते हैं। देखिए, पुराने अधिनियम में खाली लायबिलिटीज आती थी एक तरफ और एक तरफ असेट्स आती थी। अब इसमें इक्विटी एंड लायबिलिटीज एक तरफ हम पहले लेंगे, उसके बाद हम असेट्स को दिखाएंगे। तो ये मुख्यतया इसके पार्ट्स हैं। असेट्स, इक्विटी, लायबिलिटी में क्या आएगा, असेट्स में क्या आएगा, एक इसमें ग्राफ के द्वारा आपको बताया गया है, डायग्राम के द्वारा। जैसे इक्विटी एंड लायबिलिटीज हम लेंगे तो इसमें सबसे पहले आएगा शेयर होल्डर्स फंड्स, अंशधारियों का कोष कितना है। फिर शेयर एप्लीकेशन मोर पेंडिंग अलॉटमेंट, क्या होता है जब कंपनी शेयर्स जारी करती है तो जो एप्लीकेशन मनी मांगती है वो कई दिनों तक कंपनी के पास में पेंडिंग पड़ी रहती है। हालांकि अब सेबी की गाइडलाइंस के अनुसार इस चीज़ों को बहुत सुधार दिया गया, क्योंकि ये अधिनियम 13 में ये नियम बने थे। अब इसमें बहुत संशोधन हो गए सेबी के द्वारा। तो अब एप्लीकेशन मनी कोई पेंडिंग वैसे कंपनी के पास नहीं रहती है, वो बैंक में ही प्लेज रहती है। बैंक में ही बैंक
उसको जो है वो मोर्गेज कर ले उसको प्लेज कर देता है जब तक शेयर अलॉटमेंट नहीं होते। तो कंपनी के पास वो पैसा जाता ही नहीं, तो वैसे अब इसमें कोई अमाउंट ऐसी आने वाली भी नहीं है। फिर इसमें लेते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज और फिर लेते हैं करंट लाइबिलिटीज। तो ये इक्विटी एंड लाइबिलिटीज वाला पोर्शन जो है वो हम दिखाते हैं। इसमें अब शेयर होल्डर्स फंड्स में शेयर कैपिटल आती है, फिर रिजर्व एंड सरप्लस आते हैं, फिर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, जो कंपनी वारंट्स जारी करती है उनके अगेंस्ट में भी शेयर्स कंपनी को वो पैसा मिलता है, वो दिखाते हैं। नॉन करंट लाइबिलिटीज में जो है लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, दीर्घकालीन ऋण आते हैं, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आती है, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आती है और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आते हैं, उनको दिखाते हैं। इसी तरह करंट लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स है, ट्रेड पेबल्स है, अदर करंट लाइबिलिटीज है और प्रोविजंस इसमें दिखाए जाते हैं। फिर आते हैं असेट साइड। जब लाइबिलिटीज इक्विटी ले ली फिर असेट्स लेते हैं। असेट्स में नॉन करंट असेट्स है। नॉन करंट असेट्स में पहले जैसे फिक्स्ड असेट्स, फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, फिर डेफर्ड टैक्स असेट्स, फिर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और फिर अदर नॉन करंट असेट्स, ये इसमें लेते हैं। उसके उपरांत हम लेते हैं करंट असेट्स। करंट असेट्स में क्या आता है? करंट एंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल्स है, कैश एंड कैश इक्वालेंट्स है और शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेज इसके अंतर्गत दिखाए जाते हैं। तो ये एक बैलेंस शीट का एक प्रारूप है जिसमें ये चीज़ें, इन मदों को हम बैलेंस शीट में वर्टिकल रूप में इनको हम दिखाते हैं। अब इसका जो प्रारूप बैलेंस शीट में जो एक्ट में दे रखा है वो प्रारूप क्या है उसको भी आप देख लीजिए। फॉर वो बैलेंस शीट, नेम ऑफ कंपनी का नाम आता है, बैलेंस शीट की तारीख यहाँ पर आ जाती है। अब इसमें दो फिगर देते हैं, फिगर एज एट द एंड ऑफ करंट रिपोर्टिंग पीरियड और फिगर्स एज एट द एंड ऑफ द प्रीवियस रिपोर्टिंग ईयर। यानी ये जो फिगर है ये गत वर्ष में कितना था और चालू वर्ष में कितना है, क्योंकि अब इसको और ज़्यादा जैसे मैंने बताया ना यूज़र फ्रेंडली बना दिया। अब कोई व्यक्ति बैलेंस शीट देखेगा तो कंपनी के पिछले साल के फिगर से इसकी तुलना कर सकता है कि ये फिगर शेयर कैपिटल पहले कितनी थी अब कितनी हो गई, क्रेडिटर्स पहले कितने थे अब कितने हो गए, लॉन्ग टर्म लोन्स पहले कितने थे अब कितने हो गए, असेट्स पहले कितनी थी अब कितनी हो गई। तो इनका कंपेरिजन इजीली आदमी कर सकता है, बैलेंस शीट को देख के पता लगा सकता है। यदि पहले के जैसे एक ही साल की सूचनाएं हो तो आपको क्या पता पहले क्या था क्या नहीं था, कितना परिवर्तन हुआ, क्या प्लस हुआ क्या माइनस हुआ। तो अब इसको इस तरह से इसको बनाया गया है। तो शेयर होल्डर्स फंड्स में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, जैसा अभी जो सूचना दी थी वही चीज़ें हैं इसमें। शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, फिर ये नॉन करंट लाइबिलिटीज आ गई जो चारों बताई थी, लॉन्ग टर्म बोरोविंग, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। उसके बाद वही करंट लाइबिलिटी जिसमें शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ये टोटल आ गया। तो ये इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज़ का टोटल जो है वो आ जाएगा। इतना ही टोटल असेट्स का होना चाहिए। अब असेट्स को वही दो नॉन करंट असेट्स, जिसमें फिक्स्ड असेट्स आ जाएंगे, जिसमें टेंजिबल, इंटेंजिबल, वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, डेफर्ड टैक्स असेट्स है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेज हैं, अदर नॉन करंट असेट्स। और फिर ये करंट असेट्स जिसमें करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्वालेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेज और अदर करंट असेट्स, ये टोटल इसका हम दे देंगे। तो ये इसके अंतर्गत जो है वो आपके बैलेंस शीट जो है वो आ जाएगी। अब इसमें बैलेंस शीट बनाते समय कुछ चीज़ों का हमको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। तो अनुसूची 3 में विविध व्यय, जिसमें प्रारंभिक व्यय हम इसमें दिखाते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज है, शेयर डिबेंचर इशू एक्सपेंसेज है, अंडर राइटिंग कमीशन है, इनको संपत्ति नहीं माना गया है। तो इन व्ययों को हम कहाँ दिखाते हैं? इन व्ययों को प्रतिभूति प्रीमियम संचय यदि कोई है तो उससे समायोजित किया जाएगा। यानी मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में पहले इन चीज़ों को हम दिखाते थे बैलेंस शीट में, लेकिन अब इनको मिसलेनियस एक्सपेंस नहीं दिखा के इनको संपत्ति नहीं मानते, असेट्स में नहीं दिखाते, इसलिए इनको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यदि कोई है तो उनसे इनको एडजस्ट किया जाएगा। और इन मदों को इनके लाभ की अवधि में 3 से 5 वर्ष के भीतर अपलिखित किया जाना आवश्यक है। तो ये सूची जो है वो इसके निर्देशों के अनुसार हमको करना पड़ेगा। और जो राशि अपलिखित नहीं होती है उसको फिर संपत्ति पक्ष में अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेज के रूप में दिखाया जाएगा। पहले हम क्या करते थे कि पूरी अमाउंट मिसलेनियस एक्सपेंसेज में दिखा देते थे, फिर धीरे धीरे उनको राइट ऑफ करते थे। अब ये है कि जितना आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कोई बैलेंस है तो उससे पहले राइट ऑफ कर लीजिए, और जो बिना राइट ऑफ की हुई पैसा बच गया वो फिर आप अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेज के रूप में इसको दिखाना पड़ेगा। और इनमें अगले 12 महीने में अपलिखित की जाने वाली राशि को अदर करंट असेट्स में, अब ये जो अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट है इसको भी 2 भागों में बांट दिया। ऐसी राशि जो अगले 12 महीने में आप उसको सेट ऑफ कर लेंगे वो तो दिखाएंगे अदर करंट असेट्स में, और जो नहीं कर पाएंगे 12 महीने वो
अदर नॉन करंट असेट्स के अंतर्गत आएगी, क्योंकि 12 महीने से ऊपर फिर नॉन करंट असेट्स हो जाएगी। अनुसूची 3 में लाभ हानि खाते का डेबिट शेष जो है वो सरप्लस में ऋणात्मक संख्या में दर्शाया जाएगा। यानी रिजर्व एंड सरप्लस में पहले अपन माइनस में कोई चीज़ नहीं दिखाते थे, लेकिन अब यदि माइनस में बैलेंस है तो उसको माइनस में ही दिखाया जाएगा। अनुसूची 3 में प्रतिभूति प्रीमियम संचय जिसका जिक्र ऊपर किया है उसका उपयोग यदि किया गया है तो उसके बारे में उसकी सूचना इसके अंतर्गत जो है हमें देनी पड़ेगी। प्रतिभूति प्रीमियम संचय का प्रयोग किया जाएगा, जैसा ऊपर बताया, वो जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज वगैरह हैं उनको राइट ऑफ करने में इसका उपयोग किया जाएगा। और अनुसूची 3 में जो मदों का ब्यौरा दिया जाएगा, चिट्ठे के मुख पर न देकर लेखा टिप्पणियों के रूप में इन चीज़ों को लिखा जाएगा। अनुसूची 3 के अनुसार चिट्ठे के शीर्षक में चिट्ठे की तिथि लिखनी पड़ेगी। कौन सी तिथि का? 31 मार्च को जनरली बनाया जाता है। बैंक अधिविकर्ष या नकद साख को अल्पकालीन उधारों में दर्शाया जाएगा। और संशोधित सूची 6 में अन्य चालू दायित्वों के अंतर्गत इसको पहले दिखाया जाता था, लेकिन अब इसको अल्पकालीन शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स के अंतर्गत दिखाया जाएगा। अब चिट्ठा तैयार करने के जो सामान्य निर्देश हैं वो निर्देश क्या है? उसके संपत्ति को चालू संपत्ति तब माना जाएगा जब वो इनमें से पूरा करती है कि परिचालन चक्र उसका वसूली योग्य है, व्यापार के लिए रखा है। तो ये उसको असेट्स के संबंध में जो है वो दिया गया है कि परिचालन चक्र प्रक्रियांकन हेतु संपत्तियों की अवाप्ति और उनके नकद तुल्य में वसूली के मध्य का समय है। तो जहाँ सामान्य परिचालन चक्र की पहचान नहीं होगी वहाँ ही इसे 12 महीने का जो है वो माना जाएगा। और किसी दायित्व को करंट लायबिलिटी कम मानेंगे तो जनरली 12 महीने के पश्चात, 12 महीने के भीतर जो जिनका हमको निपटारा करना है उसको हम करंट लायबिलिटी के अंतर्गत शामिल कर लेते हैं। अब कंपनी के बाद में प्रतिवेदन की तिथि से 12 महीने के दायित्व के समाधान स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार नहीं है। कंपनी आगे उसको स्थगित नहीं कर सकती। ट्रेड रिसीवेबल्स है, इनको तब माना जाएगा जब व्यवसाय संचालन में बेचे गए माल या सेवाओं के बदले देय राशि के संबंध में हो। व्यापार पेबल तब माना जाएगा जब सामान्य व्यवसाय संचालन में क्रय किए गए माल या प्रदत्त सेवाओं के बदले शुद्ध राशि से संबंधित हो। विविध व्ययों का लेखांकन ऊपर अभी आपको बताया था कि जो प्रारंभिक व्यय वगैरह हैं उनको हम अपलिखित करते हैं प्रीमियम संचय उससे प्रतिभूति प्रीमियम से संचय से, और जो अनअमोर्टाइज होता है उसको नॉन करंट और करंट, अदर करंट और अदर नॉन करंट के अंतर्गत हम दिखाते हैं। तो इस प्रकार से ये बैलेंस शीट जो है वो कंप्लीट जो है बनाई जाती है। कंपनी अधिनियम की अनुसूची, कंपनी अधिनियम 2013 की जो अनुसूची 3 है उसके भाग 1 और 2 के अनुसार जो है वो ये बनाई जाती है। भाग 1 के अनुसार 2 में फिर हम इसमें अगला जो टॉपिक है, अगला जो वीडियो है वो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में जो है वो प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस उसके ऊपर हम जो है वो चर्चा करेंगे। धन्यवाद।